दोस्तों ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वरदान सिंह रजावत तो आर्या का मासूम सा चेहरा देखता ही रह गया। वरदान ने ना चाहते हुए भी आर्या के सिर पर हाथ रख कर कहा, कैसी हो आर्या। वरदान के ऐसा कहने से आर्या थोड़ी सी सहम गई और वह शिवाय के पीछे आकर खड़ी हो गई। शिवाय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने वरदान को देखकर कहा कि छुई मुई इनसे डरने की जरूरत नहीं है, दिखने में तो यह काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तुम्हारे बाप के उम्र के हैं, इनसे क्या डरना। लगता है मिस्टर वरदान सिंह रजावत का आशीर्वाद छुईमुई को नहीं चाहिए। वैसे यह आशीर्वाद क्या देंगे, यह तो धमकी देते हैं। वरदान बोला, वक्त वक्त की बात है मिस्टर शिवाय रघुवंशी, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त तो अच्छे अच्छों को नचा देता है। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लगता है मिस्टर वरदान रजावत सिंह आपको वक्त ने बहुत नचाया है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आप। वरदान बोला, मुझे वक्त ने नचाया था तब तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन वक्त नचाता सबको है, जब वक्त तुम्हें नचाएगा तो मैं जरूर देखूंगा। शिवाय ने एक मुस्कुराहट वरदान को पास की और शौर्य को आंखों आंखों में बोला, मैं जा रहा हूँ। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और चला गया। शिवाय के जाने के बाद वरदान ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुम्हारे पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मैं वह कभी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम अगर मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वरदान और शौर्य के बीच में बहुत सारी बातें हुई और फाइनली शौर्य ने वरदान का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वरदान ने दृष्टि को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन दृष्टि ने मना कर दिया। वरदान बोला, प्लीज दृष्टि हमारे साथ चलो, शौर्य भी तो वहां होगा। दृष्टि बोली, नहीं अंकल मैं नहीं जा सकती, मैं पोर्ट बनाती हूँ, बहुत जल्द मेरे पोर्ट का एग्जीबिशन होने वाला है, उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं पूर्वी के साथ ही कंफर्ट हूँ। वरदान ने भी दृष्टि को ज्यादा फोर्स नहीं किया। दृष्टि पूर्वी के साथ उसी के फ्लैट में चली गई। वरदान ने शौर्य को देखकर कहा, क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम है। शौर्य बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वह अकेले रहना चाहती है। शौर्य दृष्टि के दिल की हालत समझता था, इसलिए उसने फोर्स नहीं किया। वरदान बोला, दृष्टि की आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाते। शौर्य बोला, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे होते भी तो भी मैं दृष्टि का इलाज नहीं करवाता, पहले आर्या का इलाज करवाता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी आर्या का इलाज करवा दूं, इसलिए वह शिवाय रघुवंशी के साथ चली गई है। शिवाय रघुवंशी इसका इलाज करवा रहा है। आर्या की रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल है, शायद शिवाय उसे पूरा ठीक कर दे। आपने देखा आर्या को अब शिवाय रघुवंशी पर भरोसा होने लगा है। आपसे डर कर वह शिवाय के पीछे छुप गई। वरदान ने एक सवाल और उसके सीने पर दाग दिया। वरदान बोला, क्या शिवाय तुम्हारा अच्छा दोस्त है। शौर्य ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, पता नहीं अंकल, लेकिन साला कमीना बहुत है। अगर उसने ठान लिया कि वह आर्या को ठीक कर देगा तो आर्या को ठीक करके ही मानेगा। शिवाय ने आर्या की बीमारी को एक चैलेंज के रूप में लिया है और अब वह कुत्ता उस चैलेंज को जीत कर ही मानेगा। शिवाय की आदत है, अगर उसने एक बार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो उस चैलेंज को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अब तो सिवाय आर्या को ठीक करके ही मानेगा। मुझे डर इस बात का है कि कहीं सिवाय आर्या को प्यार न करने लगे। अगर सिवाय आर्या को प्यार करने लगा तो वह कभी आर्या को मेरे पास वापस नहीं भेजेगा। मैं जानता हूँ अंकल, अगर सिवाय को आर्या से प्यार हो गया तो सिवाय किसी की नज़र भी आर्या पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में दिव्यांश और पैथर रेडी हो रहे थे। आज डेजी की बर्थडे पार्टी थी, दोनों ही जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों को ही जाना पड़ेगा। दिव्यांश बोला, पैथर यार मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, नहीं गया तो डेजी और कोई उल्टी सीधी डिमांड करने लगेगी। पैथर बोला, सर पिछले 4 महीने से यही है,
एक दिन और सही, आज डेजी की बर्थडे पार्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद तो इंडिया वापस ही जाना है। दिव्यांश बोला, पैथर मैं बस इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहता हूँ। 4 महीने कैसे काटे हैं मैं ही जानता हूँ। परसों हमारी फ्लाइट है और मुझसे एक एक मिनट कट नहीं रहा। सर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आपने इतने दिन काटे हैं, 2 दिन और सही, उसके बाद तो हम दोनों मिलकर दृष्टि भाभी को ढूंढ लेंगे। पैथर के मुंह से भाभी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैथर बोला, सर मुझे यह डेजी कुछ ठीक नहीं लगती। कोई अपने बर्थडे की पार्टी भी पोस्टपोन करता है और इसने अपने बर्थडे की पार्टी 3 महीने पोस्टपोन कर दी। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दिव्यांश बोला, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो जैसे तैसे पार्टी में 2 घंटे बिता लूंगा और निकल जाऊंगा। तभी पैथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैथर ने अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। पैथर बोला, सर मैंने कहा था ना आपसे कि डेजी के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्यांश ने अपना कोट पहनते हुए कहा, क्या चल रहा है पैथर? बोला, सर आज वह आपको खाने की फिराक में है। यह सुनते ही दिव्यांश को खांसी आ गई और पैथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट। पैथर ने पास रखे गिलास को उठाया और दिव्यांश को देते हुए कहा, सर इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, इसे पी लीजिए। दिव्यांश तो गुस्से में पैथर को देख रहा था। दिव्यांश बोला, पैथर क्या बकवास कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो तुम? पैथर ने अपने कंधे उचकाकर कहा, वही जो आप सुन रहे हैं। सिवाय सर की गलती नहीं है, डेजी ने सिवाय सर से भी यही डिमांड की थी और सिवाय को ना चाहते हुए भी उसकी यह डिमांड पूरी करनी पड़ी। सिवाय और शौर्य दोनों ने मिलकर डेजी मैम को बेवकूफ़ बना दिया और अब इस चीज़ का बदला वह आपसे लेना चाहती है। पैथर बोला, मैं तो कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वह दिव्यांश का मजाक उड़ा रहा है। दिव्यांश थोड़ा गुस्सा होकर बोला, पैथर तू कुछ कर वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। पैथर थोड़ा हंसते हुए बोला, उसका हुस्न आपकी जवानी और गोली मैं खाऊं, या तो नाइंसाफी है। सर इतना क्या सोच रहे हैं, मजे लीजिए। दिव्यांश गुस्से में बोला, पैथर मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर डेजी ऐसा कुछ सोच रही है तो मैं उसे आज सच में गोली मार दूंगा। पहले उसे मारूंगा और फिर तुझे मारूंगा। मतलब मेरा मरना तो है, चाहे गलती किसी की भी हो, मरूंगा मैं ही, पैथर ने जवाब देते हुए कहा। दिव्यांश रूम से जाता हुआ बोला, बिल्कुल ठीक, तू ही मरेगा और अगर तू चाहता है कि तू जिंदा रहे तो डेजी को मुझसे 6 फुट दूर रखना। अगर वह मेरे नजदीक आई तो तू गया। पैंथर भी दिव्यांश के पीछे पीछे चला गया और कुछ सोचकर बोला, सर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आप उस आइडिया के लिए एग्री नहीं करोगे। इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि मैं बैठकर कोई प्लानिंग करूं। दिव्यांश रुक गया और पैंथर को सवाल भरी नजरों से देखने लगा। पैंथर बोला, सर आप 2 घंटे के लिए एक्टिंग कर लीजिए। दिव्यांश गुस्से में बोला, थप्पड़ खींचकर मारूंगा, थप्पड़ यहाँ लगेगा और आवाज इंडिया तक जाएगी। पैंथर बहुत सोचकर बोला, तो फिर आप मुझे गोली ही मार दो, क्योंकि मैं तो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। दिव्यांश गाड़ी में बैठता हुआ गुस्से में फिर बोला, इस डेजी की बच्ची को मैं देखता हूँ, हम भाइयों को समझती क्या है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। रघुवंशी ब्रदर्स अगर अपने पर आ जाएं तो एक एक की हड्डी तोड़ देंगे। लगता है आज डेजी की हड्डी टूटनी निश्चित है। पैंथर ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, अरे सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑस्ट्रेलिया में किसी को नहीं मार सकते, आप यहाँ से खून करके जाएंगे क्या, एक लड़की को कैसे मारेंगे, वह लड़की जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप उसे नहीं मार सकते। गुस्से पर काबू रखिए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। दिव्यांश गुस्से में सीट बेल्ट लगाता हुआ बोला, तो जल्दी सोच ले वरना मैं सच कह रहा हूँ डेजी मेरे हाथों से मर जाएगी। सिवाय ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह नरम दिल का है, पर मैं नहीं हूँ, मैं तो जान से ही मार दूंगा। पैंथर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश ने वही गाना प्ले किया।
जिसे वह रोज सुनता था। गाना सुनकर पैथर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पैथर बोला, सर यह गाना कब तक सुनेंगे आप? जब तक दृष्टि मेरी बाहों में नहीं आ जाती तब तक, या आंखें दृष्टि को देख नहीं लेती तब तक, मैं दृष्टि से माफी नहीं मांग लेता जब तक, मैं दृष्टि से शादी नहीं कर लेता जब तक, मैं दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख लेता। एक यही गाना है जिसके सहारे मैंने 4 महीने काट लिए, वरना एक एक पल काटना भारी हो रहा था। दिव्यांश एक ही सांस में यह सारी बातें कह दी। दिव्यांश ने मोबाइल निकाल कर फिर से उसी फोटो को देखने लगा, जो फोटो 3 साल पुरानी थी, जिसमें दृष्टि और दिव्यांश एक ही सोफे पर बैठे थे। पूर्वी का फ्लैट। दृष्टि बालकनी में बैठी हुई मिट्टी से पोर्ट बना रही थी। वह बार बार पोर्ट बनाती और वह बात बार बार खराब हो जाता। दृष्टि बार बार पोर्ट बनाती, फिर से वह खराब हो जाता। पूर्वी हाथ बांधे हुए उसे देख रही थी। पूर्वी बोली, दृष्टि क्या है, क्या कर रही हो? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? एक तो तुम्हारा यह डिसीजन ही गलत था कि तुम यह बेबी कैरी करना चाहती हो, और अब जब तुम यह डिसीजन ले ही चुकी हो तो कम से कम अपना ध्यान तो रखो। अपने लिए ना सही, इस बेबी के लिए ही टाइम से खा पी लिया करो। लेकिन नहीं, तुम तो पोर्ट में ही लगी रहती हो। तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम कितनी टेंशन में हो। अगर तुम टेंशन में रहोगी तो बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? तुमने शौर्य भैया को भी नहीं बताया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शौर्य से छुपाना नहीं चाहिए था? पूर्वी की बात सुनकर दृष्टि फूट फूट कर रोने लगी। दृष्टि ने अपने हाथ पोर्ट से हटा लिए। दृष्टि सुबकते हुए बोली, मेरी जिंदगी इस पोर्ट की तरह हो गई है, जिसकी ना कोई सेट है ना कोई वजूद। पूर्वी तू ही बता, इस बच्चे को कैसे मार देती? जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी भी थी। मिस्टर रघुवंशी ने मुझे गुस्से में कितनी बार कहा कि मैं उनके नजदीक न जाऊं, तो उन्होंने मुझे वार्न भी किया, लेकिन मैं फिर भी उनके नजदीक गई। पता नहीं, पूर्वी दिव्यांश के छूने में बहुत मीठा सा एहसास होता था। उन्होंने इन 5 दिनों में एक बार भी मुझे फिजिकल हर्ट नहीं किया। वह बहुत प्यार से मेरे साथ इन्वॉल्व होते थे। मुझे अच्छा लगता था। मेरा मन करता था कि मैं उन्हीं की बाहों में सिमट कर रह जाऊं। मुझे क्या पता था कि वह मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। मुझे क्या पता था कि वह दुश्मनी के चलते मुझे रखैल का किताब दे देंगे। मुझे क्या पता था? पूर्वी, अब मुझे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने बच्चे के सहारे या जिंदगी काट दूंगी। अगर सौर भैया को बता देती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह कभी मुझे या बच्चा रखने की परमिशन नहीं देते। तुम खुद ही बताओ, क्या कोई भाई यह चाहेगा कि उसकी बहन अंधी है और वह एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल ले? लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, जब यह बच्चा दुनिया में आएगा तो सौर्य भैया उसे दिल से अपना लेंगे। मेरे सौर्य भैया बहुत अच्छे हैं, वह हम दोनों बहनों के लिए जान भी दे सकते हैं। पूर्वी ने दृष्टि को गले लगा लिया और उसे संभालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अब तुम कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हो तो खुशी खुशी आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन के सारे गेस्ट लंच करके जा चुके थे। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा हुआ था और सारे गेस्ट को हवेली दिखा रहा था। हीर ने भी आज पहली बार वह हवेली देखी थी। हर्षवर्धन ने बहुत हक से ही हीर का हाथ पकड़ा था, लेकिन हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर अपनी कलाई घुमा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन जानता था कि हीर अपना हाथ छुड़वाना चाहती है, लेकिन हर्षवर्धन ने हीर को इग्नोर कर दिया और अपने गेस्ट को हवेली दिखाने लगा। हीर भी हर्षवर्धन के साथ साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट हवेली देखकर चले गए। शाम हो गई थी। हर्षवर्धन को पता था कि सुबह से हीर ने कुछ नहीं खाया। हर्षवर्धन ने हीर को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और उसे खाना सर्व करते हुए बोला, हीर चलो तुम भी खा लो। हीर ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा और बोली, साहब मुझे खाना नहीं खाना, घर जाना है, मैं जाऊं? हर्षवर्धन हैरानी से बोला, हीर मैं तुम्हें आज सुबह ही वहां से लेकर आया हूं और तुम कह रही हो कि मैं जाऊं?
उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। बहुत जल्द हमारी शादी के पेपर भी रेडी हो जाएंगे। तुम उन पर साइन कर देना और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बीवी बन जाओगी। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा कि उसके ससुराल वालों ने गुस्से में उसे निकाल दिया। वह शाम को वापस जाएगी तो वह उसे रख लेंगे। उसे नहीं पता था कि हर्षवर्धन अब हमेशा के लिए उसे उस नर्क से निकाल कर ले आया है। हीर धीरे से बोली, साहब लेकिन मेरे गोविंद वही हैं। मैंने सुबह से गोविंद को भी भोग नहीं लगाया तो फिर मैं कैसे खा लूं? और अगर मैं बिना गोविंद को भोग लगाए खाना खाऊंगी तो मेरे गोविंद नाराज हो जाएंगे। हर्षवर्धन बोला, फिर चलो खड़ी हो जाओ तुम वहां और हम चौधरी साहब के घर जाएंगे और तुम्हारे गोविंद को अपने साथ लेकर आएंगे। तुम्हारा गोविंद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हीर चेयर से खड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा और चौधरी साहब के घर ले आया। हीर ने जो सूट पहना था उसे देखकर ही लग रहा था कि वह कितना महंगा था। चौधरी साहब के बहू बेटे हीर को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे और तान्या का खून तो लगभग सूख ही गया था। हर्षवर्धन और हीर को देखकर चौधरी साहब की बहू ने तंज कसते हुए कहा, तो आखिर तुम इसे छोड़ने आ ही गए। लेकिन साहब अब हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखेंगे। इसे जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। अगर आपको यह लगता है कि आप इस लड़की को यहाँ छोड़ देंगे और खुद चले जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। धक्के मारकर इस लड़की को यहाँ से निकाल दूंगी। जितने घमंड से इसे लेकर गए थे आप उसी घमंड के साथ इसे हवेली में रखो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन बोला, चौधरी साहब अपने बेटे की बहू को समझा कर रखे। मेरी माँ की उम्र की हैं, इसीलिए मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता, वरना आप जानते हैं मेरी पावर कितनी है। हर्षवर्धन ने फिर चौधरी साहब की बहू की तरफ देख कर कहा, अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दीजिए कि मैं हीर को इस नर्क में दोबारा भेजूंगा। हीर हमेशा के लिए अब मेरी हो गई है। अब हीर को कुछ बोलना तो दूर की बात है, आंख उठाकर भी देख लिया तो उसकी आंखों को निकालने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौधरी साहब तो बेबसी से हर्षवर्धन को देख रहे थे। फिर उन्होंने नजर घुमाकर अपनी बहू को देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, जाओ अपने गोविंद को लेकर आओ। हीर अपने कमरे में चली गई। हीर ने अपने गोविंद अपने हाथों से उठाए और बाहर ले आई। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा और चौधरी साहब के घर से जाने लगा। हर्षवर्धन हीर मेन गेट तक ही पहुंचे थे कि हर्षवर्धन ने पलटकर चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे नहीं आती, लेकिन मेरी यशोदा भाभी कहती थी अगर घर के भगवान घर से चले जाए परिवार जीते जी नर्क भोगता है। आज मैं आपके घर से आपकी लक्ष्मी और आपके गोविंद दोनों लेकर जा रहा हूँ। अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका घर नर्क में ना हो, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। हर्षवर्धन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत था। इसी के चलते ही सारे भाई हर्षवर्धन की इज्जत करते थे और गलत काम करने से डरते थे। चौधरी साहब हर्षवर्धन और हीर को जाते हुए देख रहे थे। हर्षवर्धन का कहा हुआ एक एक शब्द चौधरी साहब को सच लग रहा था। आखिर इतने सालों में उसके परिवार ने हीर को यातनाएं ही तो दी थी, प्यार तो कभी दिया ही नहीं था। हीर से कोई प्यार से बात ही नहीं करता था और ना ही उसे ढंग का खाना दिया जाता था। सारे दिन एक मजदूर की तरह ही काम करती रहती थी। हीर के नसीब में अब हर्षवर्धन का प्यार था। अब हीर के बुरे दिन गुजर गए थे। अब हीर हर्षवर्धन के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने वाली थी। हीर को नहीं पता था कि हर्षवर्धन उसकी जिंदगी में रंग भरने आ गया है। हर्षवर्धन हीर को हवेली लेकर आ गया। हर्षवर्धन ने हीर से कहा, हीर तुम अपने गोविंद को जहाँ रखना चाहती हो रख सकती हो, या पूरी हवेली तुम्हारी और तुम्हारे गोविंद की ही है। जब तक हम इस हवेली में हैं तब तक तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। फिर हम शादी करके रघुवंशी मेंशन चले जाएंगे। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और हीर ने गोविंद को हवेली के मंदिर में स्थापित कर दिया और उन्हें भोग लगा दिया। हीर गोविंद को भोग लगा रही थी तो पीहू और हर्षवर्धन दोनों ही हाथ जोड़े उसके पीछे खड़े थे। दोनों ही भगवान को प्रणाम कर रहे थे। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं खुश था कि मंदिर में अब दिया जलाने वाला कोई आ गया है।
पहले वह दिया यशोदा भाभी जलाती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद किसी ने भी मंदिर में दिया नहीं जलाया और अब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हीर लेने वाली थी। भोग लगाने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, हीर चलो खाना खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया। हीर को थोड़ा अजीब लग रहा था। वह हर्षवर्धन के सामने खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन को ना करने की हिम्मत नहीं थी हीर में। हीर के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब हीर ने गोविंद के ऊपर छोड़ दिया था। हर्षवर्धन ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा, डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। हर्षवर्धन ने अपने हाथ से हीर की तरफ एक बाइट बढ़ाया। हीर की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन बोला, क्या हुआ? हीर रो क्यों रही हो? हीर ने नजर झुकाकर धीरे से कहा, साहब इतने प्यार की आदत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी। तभी पीहू आई और पीहू ने भी हर्षवर्धन की तरफ थाली में से एक बाइट लिया और हीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सिंड्रेला दी खा लो ना। पीहू को देखकर तो हीर की आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगा। उसने पीहू को गोद में बैठा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राजकुमारी मैं खुद खा लूंगी। हीर बोल बोल तो रही थी पीहू से, लेकिन कहना हर्षवर्धन से चाहती थी। हर्षवर्धन हीर की बात समझ रहा था। हर्षवर्धन ने बाइट थाली में से ही रख दिया और बोला, ठीक है तुम खुद खा लो, लेकिन खा जरूर लेना। हर्षवर्धन वहां से जाने लगा। तभी हीर ने पीछे से हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, साहब। हीर की आवाज सुनकर हर्षवर्धन रुक गया, लेकिन पता नहीं हर्षवर्धन बोला, हीर क्या बात है? हीर बोली, साहब मैं खाना खा सकती हूँ, गोविंद नाराज तो नहीं होंगे। हर्षवर्धन समझता था कि हीर ने ना जाने कितने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया। वह सिर्फ खाना बनाती थी, लेकिन कभी उसे खाने के लिए किसी ने परमिशन नहीं दी थी। हर्षवर्धन हीर की बात सुन वापस आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने फिर से एक बाइट उठाया और हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर की आंखों से फिर से आंसू टपक गए। हर्षवर्धन बोला, हीर खा लो। हीर ने एक बाइट खा लिया। हीर ने ना जाने कितने सालों बाद पूरी और पनीर की सब्जी खाई थी। पीहू ने भी हर्षवर्धन को फॉलो किया और हीर को खाना खिलाने लगी। बाप बेटी दोनों ने हीर को बहुत प्यार से खाना खिलाया। हीर खाना खा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे चुप नहीं करवाया। हर्षवर्धन चाहता था कि हीर का जितना भी दुख है वह आंसुओं के साथ बह जाए, ताकि जब वह हीर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करे तो हीर के दिल में किसी चीज का मलाल ना हो। खाना खिलाने के बाद हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर हाथ रखा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। तुम पीहू को लेकर पीहू के कमरे में सो जाओ। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और पीहू को गोद में लेकर कमरे में चली गई। विराज मेंशन 4 महीने बीत गए थे। इन 4 महीनों में वीरा ने एक दिन भी विराज की मेडिसिन मिस नहीं की थी। वह कंटिन्यू विराज के पैरों की मालिश करती थी, लेकिन फिर भी वीरा को इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। वीरा को टेंशन होने लगी थी। पिछले 4 महीने में उसने विराज के ऊपर बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह सब बेकार हो गई थी। विराज और वीरा गार्डन में बैठे थे। वीरा अभी विराज के पैरों को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। वीरा विराज के पैरों की मालिश कर रही थी। वीरा आज बहुत उदास थी, क्योंकि विराज के पैरों में कोई हलचल नहीं हुई थी। वीरा कंटिन्यू विराज के पैरों की मालिश कर रही थी। तभी विराज की हल्की सी आह निकली। विराज बोला, थोड़ा धीरे करो, दर्द हो रहा है। वीरा ने विराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे मालिश करने लगी। अगले ही पल वीरा ने विराज से पूछा, क्या कहा सर आपने? आपको दर्द हो रहा है? विराज ने भी वीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम तो मेरे पैर को लोहा समझ रही हो, थोड़ा आराम से करो, मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। यह सुनते ही वीरा उछल पड़ी। वीरा बोली, सर आपको पेन हो रहा है, मतलब आपका पैर रिएक्ट कर रहा है। विराज ने भी अब जाकर वीरा की बातों पर ध्यान दिया। विराज भी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ वीरा तुम ठीक कह रही हो, मुझे दर्द महसूस हुआ, मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ। वीरा ने विराज के पैर साइड में रखे और उछल पड़ी। वीरा भागती हुई मेंशन के अंदर गई और दीनू काका को पकड़कर हिलाते हुए बोली, काका विराज सर के पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब सर बहुत जल्द ही ठीक होने वाले हैं। वीरा और दीनू काका दोनों एक्साइटेड होकर गार्डन में आ गए। दीनू काका ने ही विराज को देखकर कहा,
मैंने कहा था ना बेटा, नामुमकिन कुछ नहीं होता, मेहनत की जाए तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आखिर वीरा ने तुम्हारे पैरों को ठीक करने का जिम्मा लिया है, अब तो विराज यह तुम्हारे पैर ठीक करके ही मानेगी। तभी गार्डन में सिवाय आर्या को लेकर आ गया। सिवाय कई महीनों बाद विराज से मिलने आया था। सिवाय जब भी विराज से मिलने आता था, विराज सिवाय से मिलता ही नहीं था। विराज को तो किसी से मिलना पसंद ही नहीं था। सिवाय को देखकर वीरा भागती हुई सिवाय के पास आई और बोली, भैया आपको पता है विराज सर के पैर काम कर रहे हैं। वीरा ने तो सिवाय को एक्साइटमेंट में भैया बोल दिया, लेकिन सिवाय को पूर्वी की बात याद आ गई। लड़की हर किसी को भाई नहीं बोलती, जिस पर ट्रस्ट होता है उसे ही भाई बोलती है। तभी वीरा को याद आया कि उसने एक्साइटमेंट में सिवाय को भाई बोल दिया। वीरा अपनी बात ठीक करते हुए बोली, सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। विराज सर के पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब उनके पैर ठीक होने लगे हैं। सिवाय ने हल्की सी मुस्कान वीरा को पास की और बोला, तुम मुझे भाई बोल सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन में आकर विराज के पास बैठ गया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिनों बाद आए हो भैया। शिवाय ने विराज को ताना कसते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं पहले आता था तो तुम मेरा थाली लेकर स्वागत करते थे। विराज ने अपनी आंखें रोल की और शिवाय से फिर पूछा, यह लड़की कौन है, आपकी न्यू गर्लफ्रेंड? न्यू गर्लफ्रेंड? दिमाग सही है तुम्हारा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज से पहले मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। यह आर्या है, आर्या राजपूत, शौर्य की बहन। शिवाय ने चिढ़कर कहा। विराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, शौर्य की बहन आपके साथ क्या कर रही है? क्या आपने शौर्य को माफ कर दिया या आपको अपनी दोस्ती ज्यादा प्यारी लगने लगी? क्या आप भूल गए कि मेरे पैर शौर्य की वजह से खराब हुए हैं? सिवाय बोला, शांत हो जा गदाधारी भीम, मैंने शौर्य को इतना पनिश कर दिया है कि आगे से वह कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन मुझे सच का पता लगाना है। राजवीर सही कहता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। जहां तक मैं शौर्य को जानता हूं, अगर उसने एक्सीडेंट किया होता तो वह गिल्ट से कब का मर गया होता। शौर्य मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी देता है, एक बार सच का पता चल जाए एक्सीडेंट किसने किया है, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अगर एक्सीडेंट शौर्य ने किया होगा तो मैं भी शौर्य की जान लेकर ही मानूंगा। शिवाय की बात सुनकर विराज थोड़ा शांत हो गया। विराज और शिवाय दोनों ने आज बहुत दिनों बाद अच्छे से बात की थी। एक दूसरे से बात करके खुश थे। शिवाय आज विराज से मिलकर बहुत ज्यादा शांति महसूस कर रहा था। ऊपर से विराज के पैरों में दर्द होना शिवाय को अच्छा लग रहा था। शिवाय ने करीब 2 घंटा विराज से बात की और फिर वीरा को देखकर बोला, वीरा मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। शिवाय अंदर चला गया और वीरा भी शिवाय को फॉलो करती हुई उसके पीछे पीछे चली गई। शिवाय और वीरा दोनों की एक कमरे में बातें कर रहे थे। शिवाय बोला, वीरा तुमने यह चमत्कार कैसे किया? डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था कि उसके पैर कभी ठीक नहीं होंगे। मैं तुम्हें बस एक उम्मीद से लेकर आया था और मेरी यह उम्मीद पूरी हो गई, पर तुमने यह सब किया कैसे? विराज को ट्रीटमेंट के लिए मनाया कैसे? विराज तो किसी की बात नहीं मानता। वीरा खुद पर प्राउड करते हुए बोली, वह क्या है ना भैया, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है। विराज सर को लगता था कि वह कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। मैंने उनके अंदर यह बात डाल दी कि वह ठीक हो सकते हैं। मैंने डॉक्टर से झूठ बुलवा दिया कि उनके पैर ठीक हो सकते हैं। विराज सर ने यह बात मान ली और वह टाइम से मेडिसिन लेने लगे और मैं भी रेगुलर उनके पैरों की मालिश करती रही। अब देखिए आज उनके पैरों में हलचल हो रही है। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। कभी भी तुम्हें सिवाय रघुवंशी की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। वीरा बोली, इसकी जरूरत नहीं है भैया, बस जब सर के पैर ठीक हो जाएंगे तब आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा देना। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। शिवाय बोला, बेफिक्र रहो, तुम फैशन डिजाइनर भी बनोगी और तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मैं दिलवा दूंगा, या तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकती हो। शिवाय की बात सुनकर वीरा खुश हो गई। शिवाय और वीरा दोनों ही बात कर रहे थे। दोनों इस बात से अनजान थे कि विराज उन दोनों की बातें कमरे के बाहर से सुन रहा है। विराज को झूठ से सख्त नफरत थी। जब विराज को यह पता चला कि वीरा ने उसे झूठ बोला है तो विराज को गुस्सा आ गया।
लेकिन उसने गुस्सा उस वक्त नहीं निकाला और चुपचाप गार्डन से चला गया। सिवाय वापस से गार्डन में आया और विराज से थोड़ी सी बात करके आर्या को लेकर वहां से चला गया। विराज गुस्से में बैठा था, लेकिन विराज का गुस्सा तो बेबुनियाद था। वीरा ने अगर विराज से झूठ भी बोला था तो इसमें विराज का ही फायदा था। विराज टाइम से मेडिसिन लेता था, जिसकी वजह से ही विराज के पैर में दर्द महसूस हुआ था। लेकिन इस वक्त विराज इस बारे में नहीं सोच रहा था। उसके दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी, एक इनोसेंट सी लड़की ने उससे झूठ बोला। वीरा खुश होकर विराज की व्हील चेयर घुमाने लगी तो विराज ने गुस्से में कहा, वीरा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। मेरे पैरों में अब दर्द होना महसूस हुआ है, मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करवा लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो और इस मेंशन से चली जाओ। विराज के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वीरा को दुख हुआ। दीनू काका भी विराज के मुंह से यह सब सुनकर हैरान थे। वीरा ने धीरे से पूछा, सर आखिर हुआ क्या है? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो आप ठीक थे, फिर अचानक से क्या हो गया? विराज बोला, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं हैं और तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी बीमारी को लेकर तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो। मेरे पैर ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे पैर ठीक हो सकते हैं। विराज की बात सुनकर वीरा को गुस्सा आ गया और वह भी गुस्से में ही बोली, सर आप खुद को समझते क्या हैं? आपको देखकर नहीं लगता कि आप रघुवंशी परिवार से हैं, क्योंकि दिमाग तो आपके अंदर है ही नहीं। लगता है पैरों के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है। इतनी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई कि मैंने झूठ बोला, तो इसमें आपका ही फायदा है। वीरा की बात सुनकर विराज ने सुलगती हुई आंखों से वीरा को देखा और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम हो क्या? दो कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी, मेरे सामने बोलोगी? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। सिवाय ने तुम्हें पैसे दिए और तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। मुझे तो लगता है कि तुमने अपने बारे में जो कुछ बताया है वह भी झूठ ही है। तुम बस पैसों से प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। विराज की कड़वी बातें वीरा के दिल को चीर रही थी, लेकिन वीरा ने फिर भी शांति से काम लिया। वह भी विराज के दिल की हालत समझ रही थी कि विराज बीमार है। जो इंसान पिछले 1 साल से व्हील चेयर से नहीं उठा, उस इंसान का चिड़चिड़ा होना एक आम बात है। वीरा ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने धक्के खाए थे कि वह बहुत समझदार हो गई थी। मेच्योर होने के लिए उम्र का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। वीरा ने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे थे कि विराज का कड़वा बोलना उसे ज्यादा दुखी नहीं कर रहा था। वीरा अपना दर्द छुपाने में एक्सपर्ट हो गई थी। वीरा ने अपने दर्द को छुपा लिया और फिर शांति से बोली, सर मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलती तो आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। आप खुद ही देखें, आप ट्रीटमेंट के लिए रेडी हुए तो आपके पैरों में दर्द महसूस हुआ। अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जैसी झूठी लड़की की जरूरत नहीं है। इसलिए चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा मिसबिहेव करूं। चली जाओ इस मेंशन से, और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वह मैं तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। विराज ने भी चेयर घुमाते हुए गुस्से में कहा। अब वीरा की आंखें नम हो गई। दीनू काका भी वीरा को बेबस नजरों से देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो, बिटिया मैं इस बारे में तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। विराज अपनी व्हील चेयर के साथ मेंशन के अंदर जा पाता उससे पहले ही वीरा ने चिल्लाकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब आप मेरे साथ मिसबिहेव करें या प्यार से पेश आए, लेकिन जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते मैं इस घर में रहूंगी, और अब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो इस घर से चली जाऊंगी। विराज ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में ही मेंशन के अंदर आ गया। ऑस्ट्रेलिया में पैंथर दिव्यांश दोनों ही पार्टी में पहुंच गए थे। दिव्यांश को गुस्सा आ रहा था कि डेजी उसके साथ ऐसी हरकत करना चाहती है। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही बार काउंटर के पास खड़े थे। तभी डेजी आई और दिव्यांश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, कैसे हैं मिस्टर दिव्यांश? दिव्यांश को तो गुस्सा आ रहा था। पैंथर ने सिचुएशन को संभालते हुए डेजी से हाथ मिलाकर कहा,
हम दोनों ठीक हैं, आप बताइए कैसी हैं? पैंथर का हाथ मिलाना डेजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अपनी ही पार्टी में कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। डेजी इतना तो समझ रही थी कि दिव्यांश देख रहा है। डेजी ने दिव्यांश को देखकर मुस्कुराकर कहा, दिव्यांश क्या तुम ऐसा डांस करना चाहोगे? दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही पैंथर बोल पड़ा, मैडम मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। डेजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पैंथर ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर ले गया। पैंथर डेजी के साथ डांस करता हुआ बोला, मैडम मान जाइए, क्यों आग के साथ खेल रही हैं? जल जाएंगी आप। जानती नहीं कि दिव्यांश सर को सारी दुनिया एक तरफ और उनका गुस्सा एक तरफ। डेजी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम मेरी इंटेंशन जानते हो? अगर जानते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दिव्यांश सर को मना लेना चाहिए? सच कहती हूँ, एक बार मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिव्यांश मुझे कभी नहीं भूलेगा। अरे मैडम, आपके छूने से पहले ही सर आपको गोली मार देंगे। आप जानती नहीं हो दिव्यांश सर को, उन्हें कोई छुए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने अपने आप को छूने का हक बस दृष्टि भाभी को दिया है। पैंथर ने समझाते हुए डेजी से कहा। डेजी बोली, दिव्यांश शादीशुदा है, लेकिन मैंने तो उसकी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। पैंथर बोला, शादीशुदा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द दृष्टि भाभी से शादी करने वाला है। आप क्यों दिव्यांश और दृष्टि के बीच आ रही हैं? डेजी मुस्कुराकर बोली, पैंथर तुम तो जानते ही हो हाई सोसाइटी में क्या होता है। मैं भी तो अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूँ, अगर दिव्यांश भी कर लेगा तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। पैंथर डेजी को समझाते हुए फिर बोला, मैडम आप समझती नहीं हैं, दिव्यांश सर इंडिया से हैं और एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वह किसी लड़की के करीब नहीं जाते, जिसके जाएंगे उससे शादी कर लेंगे। उनकी जिंदगी में दृष्टि नाम की लड़की आ चुकी है, अब वह सारी उम्र उसी के साथ रहना पसंद करेंगे। डेजी बोली, कितने बोरिंग होते हैं इंडियन भला, एक ही लड़की के साथ दिव्यांश अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? पैंथर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैडम हम इंडियन ऐसे ही होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह हर जगह मुंह नहीं मारते। मैडम इंडिया की यही खास बात है कि वहाँ कोई किसी से प्यार कर ले तो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता। समझ लीजिए दिव्यांश सर को दृष्टि भाभी से प्यार हो गया है और अब यह प्यार उनकी मौत पर ही खत्म होगा। डेजी बोली, जो भी हो, लेकिन मुझे आज रात दिव्यांश चाहिए। अब तो पैंथर का ही दिमाग घूमने लगा। पैंथर ने मन ही मन खुद से कहा, इस औरत को कितना भी समझा लो, लेकिन यह मानने वाली नहीं है। इसने तो जैसे ठान ही लिया है कि यह सर के हाथों मरकर ही मानेगी। अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? लेकिन करना तो पड़ेगा ही, या दिव्यांश सर के बिना नहीं मानेगी और दिव्यांश सर इसे मारे बिना नहीं मानेंगे। पैंथर अपने ही ख्यालों में था, उसके कानों में डेजी की आवाज सुनाई दी, पैंथर कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज रात दिव्यांश चाहिए। दिव्यांश को देखकर मैं शौर्य और शिवा दोनों को भूल गई। पता नहीं यार रघुवंशी ब्रदर्स क्या खाते हैं जो मेरा दिल इन पर ही अटक गया। पैंथर बोला, मैडम मैं कुछ करता हूँ। पैंथर फिर से दिव्यांश के पास आ गया और दिव्यांश को देखकर बोला, सर वह मैडम मान नहीं रही, क्या करूं? दिव्यांश गुस्से में बोला, नहीं मान रही है तो मैं अपने तरीके से उसे मना लूंगा। पैंथर बोला, सर प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैडम के साथ कमरे तक चले जाइए, उसके बाद मैं देख लूंगा। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इस हवसी औरत के साथ तो कहीं भी नहीं। तुम्हें जो करना है करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से यह प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा। दिव्यांश की जिद के आगे पैंथर इरिटेट हो रहा था। पैंथर बोला, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद को ही गोली मार लूं। आपके साथ काम करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पैंथर फिर से डेजी के पास जाकर बोला, मैडम आप रूम नंबर 202 में चले जाइए, सर आते ही होंगे, मैंने बहुत मुश्किल से सर को मना लिया है। डेजी मुस्कुराकर रूम नंबर 202 में चली गई। पैंथर दिव्यांश के पास आकर बोला, सर प्लीज अब इतनी तो हेल्प कर दीजिए, मैंने किसी को हायर किया है, आप प्लीज मैम के कमरे तक चले जाएं, लाइट ऑफ कर दीजिए, मैं किसी और को भेज दूंगा। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, हम डेजी को नाराज नहीं कर सकते। पैंथर के बहुत सारा समझाने के बाद दिव्यांश फाइनली इतना करने के लिए मान गया। दिव्यांश रूम नंबर 202 की तरफ बढ़ गया। दिव्यांश गेट के बाहर ही खड़ा था। पैंथर के साथ एक मॉडल जैसा लड़का आ रहा था। पैंथर ने लड़के से कहा, अंदर डेजी मैम है, उन्हें खुश कर दो, तुम्हारी जितनी भी पेमेंट होगी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा।
उस लड़के ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश रूम के अंदर चला गया। डेजी इस वक्त बहुत ही कम कपड़ों में सामने थी। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था। डेजी वाइन की बोतल लेकर बेड पर बैठ गई और बहुत ही सेक्सुअल तरीके से दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश ने अगले ही पल लाइट ऑफ कर दी। डेजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। दिव्यांश कमरे से चला गया और वह लड़का जिसे पैंथर ने हायर किया था वह कमरे में आ गया। उस लड़के ने डेजी को फुल सेटिस्फाई कर दिया। डेजी भी दिव्यांश समझकर उसके साथ एंजॉय कर रही थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही वहां से चले गए थे। पैंथर ने उस लड़के को अच्छे से समझा दिया था कि सुबह होने पर क्या करना है। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही होटल रूम में थे। कुछ ही देर में दोनों की फ्लाइट थी। दिव्यांश का एक एक मिनट जन्म के बराबर कट रहा था। दिव्यांश अगर शक्तिमान होता तो अब तक घूमकर अपनी दृष्टि के पास पहुंच जाता। रेस्ट करके करीब 2 घंटे बाद पैंथर और दिव्यांश दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अगले ही पल दिव्यांश आंखें बंद किए हुए फ्लाइट में बैठा हुआ था। दिव्यांश जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो बहुत बेचैन था। बेचैन वह अभी भी था, लेकिन पिछली बेचैनी में वह और इस बेचैनी में बहुत फर्क था। पिछली बार उसका दिल उसे कोस रहा था और इस बार उसका दिल दृष्टि के लिए धड़क रहा था। दिव्यांश ने फ्लाइट में करीब 14 घंटे बिताए थे और यह 14 घंटे दिव्यांश को बहुत भारी लग रहे थे। फाइनली एक लंबी फ्लाइट लेने के बाद दिव्यांश राजस्थान एयरपोर्ट पर उतरा। दिव्यांश की आंखों में चमक थी। दृष्टि से मिलने की एक एक्साइटमेंट थी। दृष्टि से माफी मांगने की जल्दी थी, लेकिन दिव्यांश यह भी जानता था कि दृष्टि तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है। पैंथर ने एयरपोर्ट के बाहर आकर देखा तो रघुवंशी मेंशन से गाड़ियां आई हुई थी। पैंथर ने सारा सामान गाड़ियों में रखवाया और दिव्यांश को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर बैठे, अब इंतजार खत्म हो गया। दिव्यांश मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। पैंथर के पास बैठ गया। दिव्यांश बैठकर बोला, ड्राइवर गाड़ी दृष्टि के घर की तरफ ले लो। ड्राइवर ने तो पहली बार दृष्टि का नाम सुना था। ड्राइवर ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने अपने सर पर मार लिया। पैंथर बोला, सर दृष्टि मैडम का घर कहाँ है? दिव्यांश को अब गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता कहाँ है? तुम्हें मैंने पिछले 4 महीने से दृष्टि के बारे में बता रखा है और तुमने अब तक दृष्टि के घर का पता नहीं मालूम किया। पैंथर सफाई देते हुए बोला, लेकिन सर आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दृष्टि भाभी के घर का पता मालूम करूं। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी बहुत बातें मानते हो ना, उतरो गाड़ी से, अभी उतरो, पैदल मेंशन आ जाना। पैंथर अब थोड़ा चिढ़ गया और नाराज होकर बोला, सर यह क्या बात है? मुझे क्या पता दृष्टि भाभी का घर कहाँ है? आप ही बता दो। दिव्यांश बोला, मुझे पता होता तो मैं बता देता। मुझे नहीं पता दृष्टि कहाँ रहती है। राजपूत हवेली में ही रहती होगी। पैंथर दिव्यांश की बातों पर शक करते हुए बोला, मतलब आप नहीं जानते दृष्टि कहाँ रहती है? राजपूत हवेली में रहती होगी का क्या मतलब है? आपसे श्योर नहीं है कि वह राजपूत हवेली में रहती है या नहीं? पैंथर अपना मुंह पीछे की तरफ करके यह सारी बातें बोल रहा था और दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था। पैंथर दिव्यांश का गुस्सा समझते हुए बोला, सर आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ कि दृष्टि कहाँ रहती है। दिव्यांश ने गुस्से में पलकें झुका दी, जैसे कह रहा हो 5 मिनट में ही पता करके बता दो, वरना तुम गए। पैंथर गाड़ी से उतर गया और धड़ाधड़ फोन करना चालू कर दिया। 5 मिनट बाद पैंथर फिर से गाड़ी में बैठा और पीछे मुंह करके बोला, सर दृष्टि भाभी राजपूत हवेली में तो नहीं रहती हैं। उनकी कोई सहेली है पूर्वी, उसके साथ उसके फ्लैट में रहती हैं। दिव्यांश बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पूर्वी के फ्लैट पर चलो। पैंथर ने अपने मोबाइल से एक एड्रेस ड्राइवर को दिखाकर कहा, इस एड्रेस पर गाड़ी ले लो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोकी। दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरा और जल्दी जल्दी अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। पैंथर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुक जाइए, आपको क्या पता पूर्वी का फ्लैट कौन सा है? पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश रुक गया। दिव्यांश इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बस किसी तरह दृष्टि को देखना चाहता था। पैंथर दिव्यांश के पास आकर बोला, सर फ्लैट नंबर 17 में पूर्वी रहती है।
चलिए हम दोनों ही चलते हैं। पैथर और दिव्यांश दोनों ही फ्लैट नंबर 17 की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे दिव्यांश फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहा था, दिव्यांश के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दिव्यांश नहीं जानता था कि दृष्टि से दूसरी मुलाकात कैसे होगी। वह नहीं जानता था कि दृष्टि उसे माफ करेगी या नहीं। वह नहीं जानता था दृष्टि उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। आखिर दिव्यांश ने अनजाने में ही सही, लेकिन दृष्टि के साथ बहुत गलत भी किया था। दिव्यांश और पैथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़े थे। दोनों ही कंटिन्यू बेल बजा रहे थे, लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला। करीब 10 मिनट बेल बजाने के बाद पैथर बोला, सर मुझे लगता है वह दोनों घर पर नहीं है, वरना अब तक तो वह गेट खोल देती। तभी 40-42 साल की औरत दूसरे फ्लैट से बाहर आई। उस औरत ने दिव्यांश और पैथर को देखकर कहा, आप दोनों पूर्वी के रिश्तेदार हैं? दिव्यांश ने ना में गर्दन हिला दी और पैथर ने हाँ में। औरत दोनों की गर्दन देखकर कंफ्यूज हो गई। पैथर ने बात संभालते हुए कहा, वाह हम रिश्तेदार नहीं हैं, पूर्वी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं, लेकिन लगता है वह घर पर नहीं है। वह औरत बोली, हाँ वह पूर्वी की दोस्त आई हुई है ना, जो अंधी है। अंधी सुनकर दिव्यांश के दिल में एक अजीब सी दर्द का आभास हुआ, लेकिन दिव्यांश ने खुद को संभाल लिया। औरत कुछ याद करते हुए बोली, क्या नाम है उस लड़की का? उस अंधी लड़की का नाम है दृष्टि। दृष्टि के साथ वह एग्जीबिशन में गई है। वह लड़की छोटे छोटे पोर्ट बनाती है, उसी का एग्जीबिशन है, वह दोनों वहीं गई हैं। आप दोनों भी वहीं चले जाइए। पैथर ने पूछा, आप हमें एग्जीबिशन का पता बता दे सकती हैं? वह औरत अपने फ्लैट में गई और एक पेज लेकर आई। फिर उस पेज को पैथर को पकड़ाते हुए बोली, कहा उसने हमें भी इनवाइट किया था, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, आप चले जाइए। पैथर ने वह एड्रेस देखा और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, सर चलिए। पैथर दिव्यांश को लेकर वहां से चला गया। दिव्यांश का इंतजार तो और लंबा होता जा रहा था। जहां दिव्यांश को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी, वहीं दृष्टि अब अपनी जिंदगी की सारी उम्मीद खो चुकी थी। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन दृष्टि नहीं जानती थी कि एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा है। क्या होगा जब दृष्टि दिव्यांश को अपने सामने देखेगी? क्या दृष्टि दिव्यांश के साथ जाएगी? दोस्तों, जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।